हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और मैसेजेज आए। इससे ये तो पता चला कि आप लोग पढ़ाई करने को बेकरार हैं, और सच पूछिए तो आपकी ये बेकरारी हमें पसंद आई और हमें मजबूर किया कि आपसे ऑनलाइन के माध्यम जुड़ा जाए और क्लासेस डिलीवर की जाए। तो चलिए आइए, आज से हम लोग क्लास 12 की अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्लास 12th की ये जो क्लासेज है वो एक्सक्लूसिवली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। ये जो हमारी क्लासेज चलेंगी वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को फोकस करते हुए कवर की जाएगी। और क्लास 12th में जैसा कि आपको पता है कि कॉमर्स से रिलेटेड 3 पेपर आपके डिस्कस किए जाते हैं। सबसे पहले हमारा अकाउंट्स, सेकेंड वन बीएसटी एंड थर्ड वन ईपीएस। वैसे ही जैसे कि आपने क्लास 11th में भी ये 3 पेपर आपने पढ़े थे, ठीक उसी तरह ये 3 पेपर 12th में भी आएंगे। बीएसटी और ईपीएस ये दोनों पेपर एज यू नो सीए केएसपी सर द्वारा डिस्कस किया जाएगा और अकाउंट्स मेरे द्वारा यानी माई सेल्फ सीए आनंद मोहन द्वारा डिस्कस किया जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की अकाउंटिंग। क्लास 12 मैंने पहले बता दिया ये किस बोर्ड को फोकस कर रहा है, बिहार बोर्ड को। क्लास 12 के अकाउंटिंग के लिए सबसे पहले और सब इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि आपने जो बुक्स लेनी है वो बुक्स आपकी जानी पहचानी, जो 11th में भी आपने यही बुक कवर किया होगा, डॉक्टर एस.के. सिंह। आपने एस.के. सिंह की हिंदी मीडियम वाली बुक लेनी है। पब्लिकेशन भी आपको पता है कि एसबीपीडी पब्लिकेशन। तो सब पहले ध्यान से नोट कर लेंगे कि क्लास 12 के लिए हमें बुक कौन सी लेनी है, डॉक्टर एस.के. सिंह की एसबीपीडी पब्लिकेशन। मीडियम उनकी इंग्लिश और हिंदी आती है तो हिंदी मीडियम लेंगे, क्योंकि क्लासेज जो हमारी चलेगी वो हिंदी माध्यम से चलेगी। नोट कर लिया आपने? तो आइए अपनी अकाउंटिंग शुरू की जाए। सबसे पहले थोड़ा हम ये बात करें कि आखिर इस अकाउंट्स में हमने 12th में पढ़ना क्या है। जैसा कि आपको याद हो कि 11th की मैं पहले बात करूं तो 11th में आपने जो टॉपिक कवर किया था, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, एक्सेट्रा, ये जो सारे टॉपिक्स थे, और भी बहुत सारे टॉपिक लाइक बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, एप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वो सारे टॉपिक्स जो भी कवर किए गए थे। अगर मैं बिजनेस कंसर्न की बात करूं तो सिर्फ एक मोड के बिजनेस को वो कंसीडर करता था, और वो होता है प्रोप्राइटरशिप, जिसे हिंदी में हम कहते हैं एकाकी व्यापार। हाँ जी, जहां तक मुझे मालूम है ये नाम आपने जरूर सुना होगा,
ईपीएस में ये वर्ड आते भी हैं। तो हमारे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस जो भी हम लोग अकाउंटिंग कर रहे थे, वो किस बिजनेस को हम मेंटेन कर पाए, किस बिजनेस की अकाउंटिंग कर पाएंगे? तो सिर्फ एकाकी व्यापार। जैसा कि आप जानते होंगे, एकाकी व्यापार का मतलब ऐसा व्यापार जो किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है, उस व्यापार को हम लोग कहते हैं एकाकी व्यापार। यानी इस व्यापार का मालिक सिर्फ एक होता है। हाँ, और जो पर्सन्स उसमें होते हैं वो एम्प्लॉय के रूप में हो सकते हैं, स्टाफ के रूप में हो सकते हैं, लेकिन मालिक कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ एक। उस प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग हमने 11th में सीखी। लेकिन 12th में हम थोड़ा अपना दायरा बढ़ाएंगे। क्या आपके बिजनेस केवल प्रोप्राइटरशिप में ही किए जाए? ये जरूरी नहीं है। प्रोप्राइटरशिप की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे पूंजी की लिमिटेशन हो गई, कम पड़ रहा है पूंजी। रिस्क की लिमिटेशन, अकेले हम रिस्क जानते हैं कि व्यापारी को साहसी बोला जाता है, यानी वो रिस्क लेता है, तो अकेले रिस्क लेने की क्षमता ना हो। तो हम चाहते हैं कि मोर देन 1 पर्सन मिलकर बिजनेस कैरी करे। मोर देन 1 पर्सन का मतलब मोर देन 1 ऑनर, वो मिलकर अगर बिजनेस करे। तो यदि मोर देन 1 पर्सन मिलकर किसी व्यापार को चलाते हैं तो व्यापार का स्वरूप बदलता है और उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। यानी ऐसा बिजनेस जो मोर देन 1 पर्सन मिलकर कैरी करेगा। साथ ही साथ बिजनेस का स्केल और बढ़ेगा, 2 से 20, 25, 50 ये तो पार्टनरशिप संभाल पाएगा, लेकिन हम 100 पर्सन को, 200 पर्सन को, 400 पर्सन को जोड़कर बिजनेस को चलाना चाहते हैं। तो ऐसे में बिजनेस का स्वरूप फिर बदलता है और बिजनेस का मोड आपने लाना पड़ता है कंपनी के रूप में। तो व्यापार चलाने के अगर मोटे मोटे तौर पे मैं बात करूं तो यही 3 मोड होते हैं: प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। तो आपने 11th में प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे करे वो तो सीख ली, लेकिन यदि बिजनेस पार्टनरशिप का होगा, यदि बिजनेस कंपनी का होगा, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाए? तो उन्हीं की अकाउंटिंग हमने सीखना है क्लास 12th में। 12th में हम देखेंगे एक पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे की जाए, एक कंपनी की अकाउंटिंग कैसे की जाए। साथ ही साथ एक ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। हाँ जी, नॉर्मली तो आप ये जानते हैं कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी होते हैं जो समाज सेवा में लगे होते हैं, सोसाइटी को बेनिफिट देने के लिए उसके ऑब्जेक्ट से कुछ काम करते हैं, जैसे मंदिर बनवाना, जैसे कोई क्लब, कोई हॉस्पिटल। तो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी अकाउंटिंग होती है, तो उसकी अकाउंटिंग भी हम लोग सीखेंगे क्लास 12th में। तो हमारे क्लास 12th में जो अकाउंटिंग का कोर एरिया होगा, यानी जो इंपॉर्टेंट एरिया होगा, वो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग सीखना, कंपनी की अकाउंटिंग सीखना और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग सीखना। इसी को हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करेंगे चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फ्रेश पेज पे हेडिंग डालिएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्टली इसे एनपीओ भी कहा जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, तो मीनिंग तो देखें तो उसके नाम में ही छुपा हुआ है, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना न हो। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संस्था से, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना न हो, तो वैसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाएगा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसे बोलते हैं गैर
लाभकारी संस्था। ठीक, तो मीनिंग समझ आ रहा है? ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना ना हो, वो ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। तो सर इसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो इसका ऑब्जेक्ट किसी खास एरिया को प्रमोट करना, चाहे वो विज्ञान का एरिया हो सकता है, धर्म का एरिया हो सकता है, कॉमर्स का एरिया हो सकता है, किसी कला का, कोई हॉस्पिटल बनवाना, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट को लेकर ये कंसर्न काम करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जिसमें वो प्रॉफिट अर्न करने का उसका ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं होता, तो वो ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। तो आइए 2 लाइन इसके लिए लिख लेंगे आप लोग। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मीनिंग 2 लाइन लिखिए। लिखिए, ऐसी संस्था जिसके स्थापना का उद्देश्य लाभ कमाना न हो। इंपॉर्टेंट लाइन, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना न हो, उसे गैर लाभकारी संस्था कहते हैं। तो इसे कॉपी पे नोट करेंगे। ऐसी संस्थाएं जिसकी स्थापना का उद्देश्य लाभ कमाना न हो, उसे गैर लाभकारी संस्था कहते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, ऐसी संस्थाओं का उद्देश्य समाज या अपने सदस्यों को सेवा प्रदान करना होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, समाज को सेवा प्रदान करना। ऐसी संस्थाओं का उद्देश्य समाज या अपने सदस्यों को सेवा प्रदान करना होता है। लिख लिया आप लोगों ने? एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे हॉस्पिटल, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के दायरे में आते हैं। कॉलेज, लाइब्रेरी, ये ऐसे आप एनपीओ होते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखें, कोई क्लब भी हो सकता है, जैसे आप लोग देखते हैं हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, कोई भी क्लब वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आ सकता है। प्रोफेशनल जैसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सीएबी। नॉर्मली ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं, लेकिन इनकी अकाउंटिंग का मैनर वैसे ही होता है जैसे कि एक एनपीओ का होता है। इसलिए एनपीओ के दायरे में प्रोफेशनल्स को भी ले लिया जाता है। तो एग्जांपल नोट कर लेंगे, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, प्रोफेशनल में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आते हैं। ये उन जमाने के पिक जब हमें डिग्री प्रदान की गई थी, एक यादगार तस्वीर है ये। टीचर भी आते हैं, और ये देखिए अपने क्लासरूम की तस्वीर है। लॉकडाउन के कारण थोड़ी अभी सुनी पड़ी है, बट उम्मीद है बहुत जल्दी हम लोग क्लास में भी मिलेंगे। तो ये वो कुछ एग्जाम्पल हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के दायरे में आते हैं। लेकिन हमें मेन तो ये सीखना है कि सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कैसे की जाए। तो आइए हेडिंग डालिए, अकाउंटिंग ऑफ एनपीओ। मैं शॉर्टली एनपीओ वर्ड यूज करूंगा इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हेडिंग डालिएगा, अकाउंटिंग ऑफ एनपीओ। देखिए, मेनली हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखना है। या तो आपको ये वर्ड, इसको दूसरा वर्ड दूसरा नाम से जाने तो इसे फाइनल अकाउंट भी बोला जाता है। जैसे 11th में आपने फाइनल अकाउंट बनाना सीखा था, लेकिन
वो एक नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए था। एक एनपीओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा वो हमने इस चैप्टर में देखना है। तो एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आपने 3 चीजें तैयार करनी होती है। नंबर 1, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स। आपने इसमें बनाना होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। नंबर 2, नोट करते चलिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और नंबर 3 आपका जाना पहचाना वर्ड है बैलेंस शीट। कि 3 चीजें हमने तैयार करनी होती है एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। यदि आपको याद हो कि एक नॉर्मल बिजनेस में अगर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर बात करें तो आप एक नॉर्मल बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाते थे? तो याद कीजिए, आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, आप बनाते थे पीएल अकाउंट, आप बनाते थे बैलेंस शीट। ये एक नॉर्मल बिजनेस, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। लेकिन एनपीओ में थोड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बदला बदला सा रहेगा। इसमें आपने बनाना होगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो थोड़ा सा हमने कंपैरेटिव एनालिसिस किया कि नॉर्मल बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, जबकि एनपीओ में क्या बनाना होगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ये थोड़ा फर्क होता है एक नॉर्मल बिजनेस और एक एनपीओ की अकाउंटिंग में। खैर, आइए अब हम लोग टर्म बाय टर्म इसे सीखेंगे कि कैसे बनाएं हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कैसे बनाएं इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो थोड़ा जाना पहचाना है। खैर, आइए देखिए। सबसे पहले देखने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें ये नोट कर लिया आप लोगों ने, फटाफट जरा नोट कर ले। हो गया? होपफुली कर लिया होगा। आइए सबसे पहले थोड़ा कुछ बेसिक बात जहां हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसकी जरूरत इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पड़ेगा। बात है हमारी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि यदि आप जो अकाउंटिंग करते हैं उस अकाउंटिंग का आधार क्या होता है। हालांकि वो आधार का उपयोग तो आपको 11th में ही हो जाता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं आती, इसलिए वहां डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में इसकी जरूरत है। अगर आधार की बात करें तो 2 आधार होते हैं आपके अकाउंटिंग के, एक कैश बेसिस अकाउंटिंग और दूसरा होता है एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के आधार की अगर बात करें तो 2 आधार लिए जाते हैं, एक कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। आइए जरा देखते चले। अकाउंटिंग बेसिस जो 2 प्रकार के होंगे, एक कैश बेसिस अकाउंटिंग और दूसरा एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। कैश बेसिस अकाउंटिंग आपका ये कहता है, ध्यान से सुनेंगे हमारी बात, कि अकाउंटिंग का वो मैनर
जो किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड तब करेगा जब वहां नगद का आना या जाना होगा। उधार को यह रिकॉर्ड नहीं करता, सिर्फ जब नगद आएगा या जाएगा उस समय उसकी रिकॉर्डिंग होगी। वैसी अकाउंटिंग को बोला जाता है कि यह कैश बेसिस अकाउंटिंग है। एज वेल एज अगर हम एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग की बात करें तो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जैसे जैसे होता जाएगा, चाहे वो नगद में हो या उधार में हो, उसका रिकॉर्ड होता जाएगा। तो 11th में जो हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं या नॉर्मली जो अकाउंटिंग होती है वो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग होती है, लेकिन इस चैप्टर में थोड़ी कैश बेसिस अकाउंटिंग की भी जरूरत आएगी। इसलिए इस दोनों वर्ड को जान लीजिए कि अकाउंटिंग बेसिस दो तरह के हुए, एक कैश बेसिस अकाउंटिंग और दूसरा एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। कैश बेसिस कहता है कि अकाउंटिंग हम उस समय करेंगे जब वहां कैश का आना या जाना होगा, और एक्रूअल कहता है कि हाँ जैसे जैसे आपके क्रम में होते जाएंगे वैसे वैसे उसकी अकाउंटिंग होगी, चाहे वो नगद हो या उधार हो। इसको छोटे से एक एग्जांपल में समझेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि आपकी 12th की फीस ₹5,500 है, 5500 रुपए फीस है, ठीक। आप हमारे एडमिशन कराने के लिए आते हैं। आपने कहा कि सर क्लास 12 में एडमिशन करना, मैंने कहा बिल्कुल, उसके लिए फीस आपने 5500 पे करनी होगी। आपने कहा सर क्या इस फीस की कोई इंस्टॉलमेंट की सुविधा है, मैंने कहा बिल्कुल है, इस फीस को आप 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो आपने पूछा ठीक है सर अभी कितना देना होगा, तो हमने कहा कि 2000 रुपए अभी आपको देना होगा, बैलेंस पेमेंट आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में दे दीजिएगा। आपने कहा ठीक है सर ओके, 2000 रुपए लीजिए और एडमिशन कर दीजिए। मान लीजिए कि ये बैच हमारी जो नॉर्मली आपको याद हो कि फैब में हमारी स्टार्ट हुई थी, आइए उसी डेट को लेते। मान लो कि 20 फरवरी को 2019 हमारी बैच स्टार्ट हुई और इस दिन हमने रिसीव किया, आपने दिया तो मैंने लिया, रिसीव किया ₹2000। फीस कितनी हमारी 5500। 25 फरवरी को आपने 2000 रुपए हमें दे दिया, बैलेंस बोला कि सर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में हम देंगे। मान लीजिए वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने 25 मई को, 2020 चल रहा है ना, तो इसे आप 2020 कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। 25 मई 2020 को आपने नेक्स्ट पेमेंट रिसीव किया, हमने रुपीज, मान लो पूरा पैसा 3500 रुपए आपने दे दिए हमें। तो 20 फरवरी 2020 को आपने 2000 रुपए दिया और 25 मई 2020 को आपने 3500 रुपए में दे दिए, पूरे 5500 रुपए हमारे पास आ गए। अब आइए यहां ध्यान से देखिए कि आपको पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल के 31 मार्च तक जाता है, दैट इज माय फाइनेंशियल ईयर। तो यहां अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में, इसका मतलब 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ और 31 मार्च 2020 को खत्म हुआ, हमारी इनकम कितनी, ये पूछा गया आपसे। तो ऐसे में देखिए यहां 2 स्थिति बनती है। एक हम कह सकते हैं कि हमारी इनकम सिर्फ 2000 रुपए हुई, क्योंकि देखिए 19-20 में सिर्फ इस एक केस को देखिए हमें सिर्फ 2000 रुपए प्राप्त हुए थे। 3500 तो आप 25 मई 2020 को दिए, जो कि अगले साल यानी 2020-21 में आता है। तो आपने कहा सर इनकम सिर्फ 2000 रुपए हुई। यदि आपका मानना यह है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 19-20 में इनकम सिर्फ 2000 है, इसका मतलब आप कैश बेसिस को फॉलो कर रहे हैं, वो अभी हमें मिला नहीं था। तो जो नगद प्राप्त हुआ रिकॉर्ड सिर्फ हम उसी को करेंगे, दैट इज कैश बेसिस। लेकिन यदि आप दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमारी इनकम तो सर 5500 रुपए हुई, तो जैसे ही आप कहते हैं कि इनकम 5500 रुपए हुई, आधार बदलता है, इसका मतलब ये हो गया एक्रूअल बेसिस।
तो अकाउंटिंग के दो आधार, एक कैश बेसिस जब नगद का आना जाना होता है रिकॉर्ड उसी समय करता है, और एक्रूअल कहता है जिस समय वो ड्यू हो गया हम रिकॉर्ड उसी समय कर लेंगे, चाहे कैश आया या नहीं, गया या नहीं। दैट इज द डिफरेंस। अब एक छोटा सा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर इसका मतलब ये है कि कैश बेसिस प्रॉफिट कम बताता है और एक्रूअल बेसिस ज्यादा बताता है। एक बात हमेशा ध्यान दें कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग से सिर्फ प्रॉफिट कम या ज्यादा नहीं हो सकता, दोनों आधार सेम प्रॉफिट की बात करते हैं, बस फर्क ये है कि समय बदलता है, टाइमिंग का डिफरेंस होता है। कैसे? तो ध्यान दीजिए, कैश बेसिस इसी केस को अगर ध्यान से देखें तो वो ये कहता है कि 19-20 में 2000 रुपया हुआ, और जब 25 मई 2020 को पैसा 3500 मिलेगा तो वो कहता है कि इसका मतलब 20-21 में 3500 रुपया हो गया। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो बताइए कितनी इनकम हो गई? 2000 प्लस 3500 यानी 5500 रुपए हो गए। दूसरी तरफ एक्रूअल बेसिस, वो तो फाइनेंशियल 19-20 में ही कह दिया था कि हमारा 5500 रुपया इनकम है, तो क्या जब 3500 रुपए मिलेगा तो वो फिर से रिकॉर्ड करेगा उसे? नो, वो फिर से रिकॉर्ड नहीं करेगा। इसका मतलब वो भी उतना ही माना 5500, बस फर्क ये कि एक्रूअल बेसिस ने फाइनेंशियल 19-20 में ही कह दिया 5500 और कैश बेसिस 2019-20 में और 3500 20-21 में, यानी दोनों में इनकम बराबर। तो दोनों में इनकम हमेशा बराबर होती है। अब एक बार क्लास में एक बच्चा एक छोटा सा और सवाल पूछा। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे कि सर अगर वो बच्चा 3500 अगले साल ना दिया तो तब तो कैश बेसिस में 2000 ही होगा। हाँ जी, ऐसे भी कुछ होते हैं, आप लोग ऐसे नहीं हैं बट कुछ ऐसे होते हैं। सवाल जायज था उसका। तो ऐसी स्थिति में तो फर्क आ जाएगा क्योंकि एक्रूअल बेसिस ने तो 5500 पहले ही मान लिया था और कैश बेसिस कहता है कि जब तक मिले ना हम रिकॉर्ड ना करें, और वो मिला ही नहीं तो रिकॉर्ड हुआ नहीं, तो कैश बेसिस में 2000 प्रॉफिट। नो, तब भी बराबर होगा। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में एक्रूअल बेसिस क्या करता है? याद कीजिए 11th के वो दिन, अगर ये 3500 रुपया नहीं मिला तो फिर उसे एक्रूअल बेसिस नोट करेगा एज अ बैड डेट्स। याद आया वो दिन कि वो उसे बैड डेट्स मान लेगा, और जैसे ही बैड डेट्स मानेगा बताइए अगले साल उतने से इनकम कम हो जाएगी। तो बताइए अल्टीमेटली फिर दोनों का रिजल्ट सेम। तो इसीलिए ये दो अकाउंटिंग के अलग अलग आधार हैं, लेकिन दोनों का अगर प्रॉफिट देखे तो सेम, टाइमिंग का फर्क हो सकता है। तो बताइए कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस समझ आया? तो 2 लाइन इस पे लिख लीजिएगा। कैश बेसिस अकाउंटिंग लिख लीजिए 2 लाइन। इसे हिंदी में रोकर आधार लेखांकन बोला जाता है कि रोकर आधार लेखांकन के अंतर्गत लेन देन का लेखा उस अवधि में किया जाता है जब वह प्राप्त या भुगतान होता है। इंपॉर्टेंट वर्ड, जब प्राप्त या भुगतान होता है। लिख लीजिए, रोकर आधार लेखांकन कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंतर्गत लेन देन का लेखा उस अवधि के, अवधि का मतलब पीरियड से होता है, दैट इज पीरियड, अवधि, ये ऐसे वाला कर लीजिएगा, में किया जाता है जब प्राप्त अथवा भुगतान होता है। ठीक है जी, ये तो मतलब हुआ कैश बेसिस अकाउंटिंग का। ठीक इसी तरीके से यदि हम आगे जाएं एक्रूअल बेसिस की, तो एक्रूअल बेसिस देखिए क्या कहता है। जैसे हिंदी में उपचय आधार लेखांकन, ध्यान दीजिएगा ज्यादा यूज टू वर्ड आपका एक्रूअल बेसिस है, इसलिए मैंने उसी वर्ड को ज्यादा फोकस किया है। हिंदी वर्ड हिंदी में भी नहीं चलते हैं, थोड़ा कम चलता है ये वर्ड इसलिए, लेकिन नोट कर लीजिएगा कि एक्रूअल बेसिस, जैसे हिंदी में उपचय आधार लेखांकन कहते हैं, इसके अंतर्गत लेन देन का लेखा क्रमिक आधार पर जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाएंगे रिकॉर्ड होते जाएंगे, चाहे उस लेन देन का नगद प्राप्ति अथवा भुगतान हुआ हो अथवा नहीं।
तो चाहे नगद या उधार एक्रूअल बेसिस उसे रिकॉर्ड कर लेता है। तो नोट कर लीजिएगा इसे। नोट कर लिया। आगे बढ़े हम लोग, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, ये तो हो गई दोनों अकाउंटिंग बेस, लेकिन आइए हम लोग मुद्दे की बात करें। हमारा मेन मुद्दा था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को सबसे पहले मीनिंग वाइज समझे, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव का मेजर एरिया होता है, साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी होते हैं, थ्योरी न्यूमेरिकल सब होते हैं। तो हम लोग डिस्कशन को इस माध्यम से करेंगे कि थ्योरी की भी कवरेज हो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और न्यूमेरिकल्स तो करने ही है। तो सबसे पहले जो हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है क्या? तो आइए देखिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मीनिंग वाइज अगर सिंपली बोले तो याद हो आपको, अगर 11th का दिन, तो जैसे 11th में हम लोग कैश बुक तैयार करते थे, सच पूछिए तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक ही है, बस थोड़ा सा उसको प्रेजेंट करने का अंदाज बदलेगा। और इसीलिए इसके मीनिंग वाइज इसे कहते ही हैं कि ये एक कैश बुक की समरी है, क्योंकि इसमें कैश का आना और जाना रिकॉर्ड होता है। और यही वो अकाउंट है जहां अभी आपको कैश बेसिस की जरूरत पड़ने वाली है, यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे तैयार किया जाता है। तो दो लाइन इसके मीनिंग्स में लिखेंगे आप लोग कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ तथा बैंक लेन देनों के विभिन्न मदों का सारांश है। जो हमने कहा समरी ऑफ कैश एंड बैंक, यह कैश एंड बैंक की समरी तैयार करता है। तो लिख लेंगे कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ तथा बैंक लेन देनों के विभिन्न मदों का सारांश है। एक लाइन में इसका मीनिंग काफी है, क्लियर हो जाता है। हाँ, एक छोटी सी बात और यहां हमने बताया मीनिंग में कि नॉर्मली जो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट होते हैं, उसको अकाउंट वाइज अगर बात करें, टाइप्स ऑफ अकाउंट याद करें, 3 तरह के, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो ट्रेडिंग, पीएल ये किस अकाउंट्स में आते हैं? तो याद हो हम लोग खूब बात करते थे नॉमिनल अकाउंट। उसी ट्रेंड को यहां फोकस करते हुए कई बार बच्चे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को भी कहते हैं इट इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, लेकिन ध्यान दे, नो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है, यह एक वास्तविक खाता है। तो इसीलिए एक लाइन ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लिख ले कि यह एक वास्तविक खाता है, यह रोकड़ तथा बैंक के लेन देनों के विभिन्न मदों का सारांश है और यह एक वास्तविक खाता है। लिख लिया। कुछ इसके विशेषताएं भी आइए जान लीजिए, थ्योरी क्वेश्चंस में आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से नोट भी कर लेंगे। विशेषताएं जो मीनिंग से ही निकल के आते हैं। सबसे पहले बताइए कि किस आधार पे इसे तैयार करेंगे? रोकड़ आधार पर, कैश बेसिस। तो पहला पॉइंट फीचर्स का लिखिए कि इसे रोकड़ आधार यानी कैश बेसिस पर तैयार किया जाता है। लिख लेंगे यहां, इसे कैश बेसिस पर तैयार किया जाता है। आगे बढ़ें। इसमें सभी प्राप्तियां, चाहे वो आयगत या पूंजीगत, याद आ रहा है ये वर्ड, इसको अंग्रेजी में बोलते रेवेन्यू या कैपिटल। जैसे कि फाइनल अकाउंट तैयार करते थे तो हम लोग कहते हैं कि जो भी आइटम्स होते उसे 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक रेवेन्यू नेचर और दूसरा कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर हमारे पीएल अकाउंट में जाता था और कैपिटल नेचर बैलेंस शीट में जाता था। याद आ रहा है? मीनिंग सिंपली मैं एक लाइन याद दिला दूं, डिटेल तो 11th में हमने पढ़ाई था, याद दिला दूं मैं कि रेवेन्यू नेचर का मतलब ये, खासकर मैं एक्सपेंसेस को फोकस करते बताऊं कि यदि कोई मैं खर्च करता हूं, बिजनेस की बात हो रही तो उसके बदले में हमें जरूर कुछ मिलता है, तभी खर्च होता है।
तो यदि आप कोई खर्च करते हैं तो उसके बदले में जो प्राप्त हुआ यदि वो इसी साल मिल जाए, इस साल आपने खर्चा किया उसके बदले में इसी साल उससे जो भी बेनिफिट मिलना था आपको मिल गया, तो इसका मतलब समझ जाएगा कि वो खर्चा रेवेन्यू नेचर का है। लेकिन इसके ठीक विपरीत, यदि कोई हम खर्च करते हैं और उसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर मिलता रहे, एक से ज्यादा साल मिले, तो फिर इसका मतलब समझ जाएगा कि वो खर्चा कैपिटल नेचर का है। जैसे मान लीजिए कि हम अपने स्टाफ को सैलरी देते, खर्चा है हमारा, हमने सैलरी दिया, तो बताइए इस साल सैलरी दिया तो वो उसके बदले में काम किस साल करेगा? स्वाभाविक है इसी साल करेगा। अगले साल के काम करवाने के लिए फिर अगले साल हमें सैलरी देना होगा। तो बताइए सैलरी का खर्चा रेवेन्यू या कैपिटल? क्या बोला? रेवेन्यू। वेरी गुड, ये रेवेन्यू नेचर है। ठीक उसी तरह से किराया दिया, तो बताइए इस साल अगर आप किराया देंगे तो उसके बदले में रहने का मौका कब मिलेगा? इसी साल मिलेगा। अगले साल के लिए फिर आप फिर किराया देना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस साल खर्च कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट भी इसी साल मिल रहा है, तो निश्चित रूप से ये खर्चे रेवेन्यू नेचर का है। ठीक इनकम पे भी ऐसे ही अप्लाई होता है। दूसरी तरफ लेकिन मान लो जैसे कि ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेन, ये हमारा मॉनिटर, ये हमने इस साल खरीदा, लेकिन इसका उपयोग क्या मैं केवल इसी साल करूंगा? नहीं, इसके साथ साथ मैं 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक, जब तक कि ये खराब ना हो जाए, मैं करता रहूंगा। इसका मतलब कि यहां भी मैंने पैसे खर्च किए, लेकिन ये खर्चा बताइए कौन सा नेचर का होगा? ये कैपिटल नेचर का होगा। तो रेवेन्यू और कैपिटल याद आ गई बात? वैसे तो 11 में बात की थी। तो खैर ये बंटवारा करना होता है, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहता है हम इसकी टेंशन नहीं लेंगे कि आपका वो आइटम रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। चाहे रेवेन्यू हो कैपिटल, कैश का आना हुआ, कैश का जाना हुआ, रिकॉर्ड कर लो। बंटवारा आगे करते रहना इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट में। रेवेन्यू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इसकी कोई बंटवारे की जरूरत नहीं है। तो वही कहता है कि इसमें सभी प्राप्तियां चाहे वो आयगत हो अथवा पूंजीगत डेबिट पक्ष में दिखाई जाती है। डेबिट पक्ष वो हम लोग फॉर्मेटिंग में देखेंगे कि फॉर्मेटिंग में 2 साइड होगा। जो भी रिसीट नेचर होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड जो कि डेबिट साइड होता है वहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट वन, जैसे हम रिसिप्ट डेबिट साइड में दिखाते हैं, ठीक उसी तरीके से बताइए पेमेंट किस साइड में दिखेगा? तो क्रेडिट पक्ष में दिखेगा। तो आपका पेमेंट क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा। तो नोट कर लेंगे फीचर नंबर 3। आगे बढ़े। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये तो एक कैश बुक की समरी है, कैश और बैंक के लेन देन को रिकॉर्ड करता है। तो क्या ये किसी नॉन कैश आइटम को रिकॉर्ड कर पाएगा? नॉन कैश आइटम का मतलब वो आइटम जिसमें कैश का आना जाना नहीं होता। जैसे याद कीजिए डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक खर्चे के रूप में लिया जाता है, लेकिन बताइए क्या डेप्रिसिएशन में कैश का जाना हुआ या आना हुआ? नो, कैश का जाना नहीं हुआ। तो इस आइटम्स को क्या बोला जाएगा? नॉन कैश आइटम। तो क्या ऐसे नॉन कैश आइटम जो आप पीएल अकाउंट में देखते हैं रिकॉर्ड होता था, क्या वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा? तो कहता है नो, बिकॉज कैश का आना जाना नहीं हुआ। तो एक लाइन और फीचर में लिखें कि इसमें गैर रोकड़ मदे, जैसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन कैश आइटम, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? गैर रोकड़ मदे को नॉन कैश आइटम। जैसे ह्रास डेप्रिसिएशन, आउटयूज उपार्जित आय, यानी इसको बोलते हैं हम लोग एक्रूड इनकम। ऐसे टर्म्स हम लोगों ने फाइनल अकाउंट में देखा था। आदत व्यय, जैसे हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। इन सब में ध्यान दीजिएगा, पैसे का आना जाना नहीं होता। आउटस्टैंडिंग खर्चा भी, आपके खर्चे का बकाया है, क्या पैसा गया? नो, तो वो आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट आइटम,
लास्ट फीचर देखिए, इसमें जो प्राप्त नगद या भुगतान होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो आपका किसी साल का हो, चाहे वो इस साल का हो या पिछले साल का हो या अगले साल का हो, हमें कोई मतलब नहीं है। पैसा आया है या गया है, रिकॉर्ड कर लीजिए। नॉर्मली हम लोग देखते हैं एक्रूअल बेसिस में केवल करेंट ईयर को फोकस किया जाता है, लेकिन ये कहता है कि नहीं, चाहे वो प्रीवियस का हो, करेंट का हो या फ्यूचर का हो, किसी भी अवधि का हो, कैश का आना या जाना हुआ है, रिकॉर्ड हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि इस खाते में प्राप्त नगद अथवा भुगतान की गई राशि को लिखा जाता है, चाहे वो चालू अवधि, चालू अवधि का मतलब करेंट पीरियड, पूर्व अवधि यानी प्रीवियस, और आगे की मतलब फ्यूचर। तो करेंट का हो, प्रीवियस का हो या फ्यूचर का हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट फीचर्स लिए। शॉर्ट क्वेश्चंस में फीचर्स आने के चांसेस बहुत होते हैं, इसलिए थ्योरी के बेस पे भी इसे जरूर ध्यान में रखेंगे, नोट भी कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। चलिए आइए, अब हम लोग फाइनली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार कैसे करेंगे, जरा उसकी बात कर लें। तो सबसे पहले हम लोग इसके फॉर्मेट की बात करेंगे। फॉर्मेट, ये चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और आपको ये बात 11 में ही पता चल गया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेली नहीं तैयार होता है, एक पीरियोडिकल बेसिस पे, एक निश्चित समयांतराल पे, जो नॉर्मली सालाना एनुअल बेसिस पे तैयार किया जाता है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी नॉर्मली एनुअल बेसिस पे तैयार किए जाएंगे। तो हम इसके लिए हेडिंग लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डॉट डॉट डॉट, जो भी साल का अंत हो वो आपका लिखा जाएगा। यहां टी शेप में ये भी अकाउंटिंग होती है, तो ये लीजिए, हमने खींच दिया, बना दिया हमने टी। पेज का आधा आधा बंटवारा कर दीजिए। ऊपर में लिखें लेफ्ट साइड में रिसीप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, रुपीज। ठीक, अब आइए, अब इसमें कवर क्या क्या होता है। तो बड़ा ही सिंपल है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये सिंपली सिर्फ ये देखना है कि जहां जहां से जिस जिस आइटम से कैश का आना हुआ वो रिसीप्ट साइड, और कैश का जहां जहां से जाना हुआ पेमेंट साइड। बात करता हूं, वो रेवेन्यू है, कैपिटल है, इसको मतलब है नहीं। वो पिछले साल का है, इस साल का है, अगले साल का मतलब है नहीं। तो सिर्फ आप देखिए किस आइटम से कैश का आना हुआ रिसिप्ट में लिख दो, किस आइटम से कैश का जाना हुआ पेमेंट में लिख दो, दैट्स इट। तो आइए इसके फॉर्मेट का ब्रीफली मैं थोड़ा सा बात कर लूं। सबसे पहले जो हम लिखते हैं, क्योंकि ये कैश की समरी है, तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है कि जेब में आपके पास कितने पैसे हैं शुरू में, साल के प्रारंभ में। जो साल के प्रारंभ में जिसे हम लोग ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, उसको सबसे पहले यहां लिख दिया जाता है। तो उसे हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, जिसमें दो चीजें आएंगी, एक कैश और दूसरा बैंक। ये दोनों पहले आप लिख दीजिए, ये आपके शुरुआत में जेब में पैसे हैं। और उसके बाद जहां जहां से पैसे आए वो सब आप इसमें लिखते जाए। मैं कुछ आइटम्स जो एनपीओ के खास आइटम्स हैं, नए नए वर्ड है, वो बता देता हूं, अदरवाइज
ओवरऑल तो सिंपल है कि जहां जहां से पैसे हैं वो लिखते जाइए। जैसे एनपीओ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है सब्सक्रिप्शन। हिंदी में से कहते हैं चंदा। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या? इसका मतलब होता है चंदा। चंदा एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है किसी भी एनपीओ के लिए, वहां से पैसे आते हैं तो रिसिप्ट में लिखा जाएगा। ठीक इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है डोनेशन। दान के रूप में यदि कुछ पैसा मिलता है तो वो आएगा। एक वर्ड आता है इसमें एंट्रांस फीस। एंट्रांस फीस का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं प्रवेश शुल्क। जैसे कोई भी क्लब वगैरह होते हैं तो क्लब वगैरह अपने मेंबर से कुछ शुल्क चार्ज करते हैं, जो नॉर्मली सालाना चार्ज किया जाता है, तो उसे बोला जाता है प्रवेश शुल्क, एंट्रांस फीस। तो उससे भी एनपीओ के पास पैसे आएंगे तो उसे रिसीट में लिख दीजिए। एक इसी के संबंधित एक और वर्ड होता है लाइफ मेंबरशिप फीस। देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस जो ऐसी फीस जो साल में सिर्फ एक बार ली जाती है। जैसे एंट्रांस फीस नॉर्मली सालाना लेते हैं, लेकिन लाइफ मेंबरशिप एक बार फीस दो, पूरे लाइफ आप मेंबर बने रहेंगे। तो ये कैपिटल नेचर का होता है, लेकिन इसमें भी कैश का आना हुआ तो रिसिप्ट साइड में लिख दिया जाएगा। ठीक, कोई आप फिक्स्ड एसेट्स वगैरह बेचेंगे, उससे कुछ पैसे आ सकते हैं। टू सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो वो भी ले लिए जाएंगे। और मैं एक लाइन सिंपल सा लिख देता हूं, टू ऑल अदर आइटम्स ऑफ कैश रिसिप्ट। जहां जहां से पैसे आएंगे वो सब रिसिप्ट में लिख दिए जाएंगे। ठीक है जी। ठीक इसी तरीके से पेमेंट साइड में आए तो जहां जहां आपका पैसा गया, कैश का जाना हुआ, वो पेमेंट साइड में लिखा जाएगा। तो बाय, जैसे मान लो आपने सैलरी दिया, आपने रेंट दिया। एक और वर्ड यहां पे ही चाहे तो मार्क कर सकते हैं, टू लॉकर रेंट। ये थोड़ा स्पेसिफिक वर्ड है जो यूज होता है एनपीओ में। एक होता है लॉकर रेंट की सुविधा एनपीओ द्वारा दी जाती है तो उसमें पैसे आते हैं। तो ये एक नॉर्मल रेंट अलग होता है, लॉकर रेंट अलग होता है। तो लॉकर रेंट अगर हो तो इसका मतलब वो रिसिप्ट नेचर का है, पैसे आते हैं। और नॉर्मल रेंट किराया दिया होगा तो वहां पैसे गए होंगे। बाय, कुछ मान लो आपने असेट्स वगैरह खरीदा होगा, इंक्लूसिव बेसिस पे ऐसे और बहुत सारे चीज हो सकते हैं। रिसिप्ट में और भी आइटम्स हो सकते हैं। परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, तो वो ले लिए जाएंगे। बाय, यदि कहीं इन्वेस्ट करते हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी कैपिटल नेचर का होता है। इन्वेस्टमेंट, ये भी कैपिटल नेचर का, वो ले लिए जाएंगे। या एक लाइन में हम सीधा सा लिख देते हैं, सैलरी, रेंट, ये सब रेवेन्यू नेचर है। बाय ऑल अदर आइटम्स ऑफ कैश पेमेंट। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे, आइटम को देखते जाएंगे, पैसा का जाना होगा पेमेंट में लिख दीजिएगा, पैसा का आना होगा रिसिप्ट में लिख दीजिएगा। एंड द फाइनली लास्ट जो हम करते हैं, तो शुरू में देखा कि हमारे जेब में कितने पैसे थे, और उसके बाद कहां कहां से पैसे आए, फिर यहां से पैसे गए, एंड फाइनली क्या लास्ट में आपके जेब में कुछ बचा। यदि बचा तो लिख दो यहां। तो बाय बैलेंस सीडी, दो चीज का बैलेंस होगा, कैश और बैंक। इनका बैलेंस यहां लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार हो जाता है। और निश्चित रूप से ये दोनों साइड का टोटल वो आपका इक्वल होगा।
तो ऐसे हम लोग तैयार करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इस फॉर्मेट को नोट जरूर कर लेंगे आप लोग। होपली साथ साथ आपने नोट किया होगा सारे आइटम्स को। रिसीट के कुछ हमने इलिस्ट्रेटिव बेसिस पे एग्जाम्पल के रूप में हमने कुछ ऐसे आइटम्स बताएं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा विशेष संबंधित है, जो नॉर्मली सुनने को नहीं मिलता। नॉर्मली चंदा हम देते हैं, नॉर्मल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन नॉर्मली एक एक्सपेंसेस रूप में होता है, लेकिन एनपीओ का वो रिसीट होता है, सब्सक्रिप्शन वो रिसीट होता है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक वर्ड फोकस कर दिया। बाकी जहां जहां से कैश आएगा वो रिसीप्ट और जहां जहां से कैश जाएगा वो पेमेंट में, दोनों फाइनली बैलेंस अगर आप लिख देते हैं तो उसके बाद इक्वल जरूर होना चाहिए। तो ऐसे बनेगा हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अगली क्लास में हम लोग इस पे क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, लेकिन अगली क्लास में आप लोग बुक जरूर लेकर बैठेंगे। बुक का नाम हमने पहले ही बता दिया है, डॉक्टर SK सिंह, SB पार्टी पब्लिकेशन का न्यू एडिशन का आपने बुक लेना है। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप 2 रजिस्टर जरूर अकाउंट्स के लिए मेंटेन करें। आपने क्लास से रिलेटेड मैटर आपने एक रजिस्टर में लिखना है, कुछ क्वेश्चंस दे बनाने के लिए तो वो अलग रजिस्टर में, कुछ रफ फेयर करना चाहे तो रफ फेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए 2 सेपरेट रजिस्टर अकाउंट का जिसमें केवल और केवल अकाउंट्स की नोटिंग होगी, आपने जरूर रखना है। तो चलिए अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चंस पे। आज हम लोग क्लास यही रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।